नमस्कार, हरि किरण न्यूज में आपका स्वागत है। हरियाणा में कांग्रेस को प्रदेश अध्यक्ष व विधानसभा में विपक्ष का नेता मिलने के साथ ही पार्टी ने संगठन विस्तार की प्रक्रिया तेज कर दी है। चंडीगढ़ में मंगलवार को प्रदेश कांग्रेस प्रभारी बीके हरिप्रसाद, विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा व प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने बैठक लेकर संगठन विस्तार की प्रक्रिया तेज करने सहित अनेक घोषणाएं की। पार्टी के प्रदेश प्रभारी बीके हरिप्रसाद ने इस अवसर पर महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा कि एक अनुशासन कमेटी गठित की जाएगी ताकि संगठन में अनुशासन और जवाबदेही सुनिश्चित हो। साथ ही एक पॉलिटिकल अफेयर कमेटी बनाई जाएगी जो पार्टी के आंतरिक मुद्दों को आधिकारिक मंच पर हल करे। प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र ने इस अवसर पर नई जिम्मेवारी के लिए हाईकमान का आभार जताया और बताया कि जिला अध्यक्षों और विधानसभा उम्मीदवारों की बैठक में बूथ एजेंट नियुक्त करने के बाद संगठन को और गति दी जाएगी। उन्होंने कांग्रेस के वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान को गति देने पर भी अपने विचार रखे। उन्होंने बिहार में बीजेपी गठबंधन पर वोटर लिस्ट में धांधली का आरोप लगाया, लेकिन विश्वास जताया कि वहां कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनेगी। जिला अध्यक्षों की बैठक में प्रदेश प्रभारी बीके हरिप्रसाद, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और राव नरेंद्र सिंह ने विस्तार से अपनी बात रखी। सुनिए पार्टी के नेताओं ने क्या कहा। सबसे पहले आज का दिन भगवान वाल्मीकि जी की जयंती है, प्रकट उत्सव है। मैं अपनी तरफ से, समस्त कांग्रेस परिवार की तरफ से, समस्त हरियाणा की तरफ से भगवान वाल्मीकि जी को नमन करता हूं। उनको हम याद करते हैं कि ऐसे महान व्यक्तित्व इस देश में पैदा हुए जिन्होंने हजारों साल पहले जो एक धार्मिक ग्रंथ लिखा जिसका नाम रामायण रखा गया, उससे न केवल हमें धार्मिक शिक्षा मिलती है अपितु नैतिक शिक्षा भी मिलती है। बहुत कुछ जीवन में हम उन चीज़ों को देख करके रामायण में जो लिखी गई उनको अपने जीवन में हमें लागू करना चाहिए। उनको नमन है। साथ में मैं आज मेरे पदभार ग्रहण करने के बाद आपकी हमारी ये पहली विधिवत रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो मैं अपनी पार्टी के जो हाई कमान है, पार्टी की जो सर्वोच्च नेता और मैं कहूँगा जो त्याग की मूर्ति है, आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी का आभार प्रकट करता हूँ। हमारी पार्टी के अध्यक्ष बहुत ही, मैं कहता हूँ, हो इतने योग्य व्यक्ति जो राज्यसभा के अंदर आप देखा है इतनी उम्र के बावजूद कितने बढ़िया तरीके से बातें को रखते हैं, लड़ाई लड़ते हैं गरीब की, किसान की, आदरणीय श्री खड़गे साहब, और संघर्ष के प्रतीक जिनमें लोग देश का भविष्य देखते हैं, प्रधानमंत्री की छवि देखते हैं, सड़क से संसद तक जिन्होंने संघर्ष का रास्ता अपनाया और देश को आगे ले जाने की एक सोच है, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी। संगठन को बहुत अच्छे तरीके से चलाने वाले संगठन महासचिव श्री वेणुगोपाल जी, और बहुत ही आदरणीय हमारी बहन जिनमें लोग इंदिरा गांधी जी की छवि देखते हैं, प्रियंका गांधी जी, और तमाम शीर्ष नेतृत्व का और हरियाणा के सभी नेताओं का जिन्होंने मुझ में विश्वास व्यक्त किया और ये जिम्मेदारी एक साधारण कार्यकर्ता को प्रदेश की जिम्मेदारी जो दी है, मैं उनका दिल से अपनी तरफ से ही नहीं अपितु हरियाणा के तमाम कांग्रेस के लोगों की तरफ से बहुत बहुत उनका धन्यवाद करता हूं, उनका शुक्रिया अदा करता हूं। साथियों, आप जानते हैं कि विपक्ष के पास सरकार का आईना होता है। विपक्ष हमेशा सरकार क्या कार्य कर रही है, कौन सा सही है, कौन सा गलत है, वो हमारा काम है लोगों के बीच में लाके रखना, सरकार की कमियों को उजागर करना, और जो अन्याय अत्याचार किसी के साथ हो तो उससे पग से पग मिला के खड़ा करना। हमारा ये प्रयास है कांग्रेस पार्टी का। जो पहले पत्रकार साथी भी कहते थे और लोग कहते थे कि साहब आपकी पार्टी का संगठन अभी नहीं बन पाया है,
तो कांग्रेस हाईकमान ने, हमारे नेता राहुल जी ने इस बात को गंभीरता से लिया और संगठन सर्जन अभियान के माध्यम से एक नई मुहिम शुरू की पार्टी के अंदर। और सबसे पहले जिला अध्यक्ष आपके सामने अपॉइंट किए गए। फिर फैसला प्रदेश अध्यक्ष कर विधायक दल का नेता था, वो भी आपके सामने फैसला हुआ, सर्वसम्मति से हुआ। अच्छा फैसला, सभी ने स्वीकार किया उस फैसले को। और उसके बाद में अब हमारा लक्ष्य ये है, जो हम कल आपकी मीटिंग नहीं बुला पाए थे और आज जो बुलाना चाह रहे थे, उसके पीछे उद्देश्य यही था कि आज हमारी जिला अध्यक्षों की मीटिंग थी। जिला अध्यक्षों के बाद में हमने बीएलए फर्स्ट, जिन लोगों ने चुनाव लड़े हैं, वो चाहे जीते हुए हैं चाहे हारे हुए हैं, उनको बीएलए फर्स्ट ब्लॉक लेवल एजेंट, तो उनको जो है भी उनसे बातें की गई है, उनको जिम्मेदारी दी गई है कि आने वाले भविष्य में किस प्रकार से कार्य करना है। अब आगे उनको बीएलए 2 बनाना है। बीएलए 2 मीन्स जो बूथ के ऊपर एक एजेंट बनाया जाएगा, जो तमाम जानकारी इकट्ठी करेगा, चेक करेगा हर बूथ के ऊपर, उसी बूथ का रहने वाला होगा कि किस तरीके से हमारे को जो वोटर लिस्ट बनी हुई है, उस वोटर लिस्ट के अंदर कौन कौन से असली वोट है, कौन से नकली है, कौन से वंचित रह गए, कौन से ऐड कर दिए गए, कौन से गलत एड्रेस किए गए, जिस तरह राहुल जी ने आपके सामने वीडियो दिखाया प्रेस के सामने, तो उन सब काम बीएलओ 2 करेंगे। इसके साथ साथ मैं जरूर कहना चाहता हूं कि हर साल स्टार्ट में जनवरी में ही वोटर लिस्ट रिवाइज होती है, तो इस बार अब तक आपका अक्टूबर का समय जा रहा है, वोटर लिस्ट रिवाइज नहीं कर पाए हैं, ये लोग नहीं दिखा पाए जो उनको दिखाना चाहिए हमारे हिसाब से। एक तो ये बात जरूरी है। इसी तरह से जिला अध्यक्षों को भी हमने यही टाल दिया गया है कि जो कार्यक्रम ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने चलाया है, वोट चोर गद्दी छोड़ के नाम से, ये कोई साधारण कार्यक्रम नहीं है कि भाई विपक्ष में है इसलिए कांग्रेस तो उठा रही है कोई मुद्दा। ये साबित कर दिया जो आपको आदरणीय राहुल जी ने जो सामने दिखाया सबके सामने मंच के ऊपर, कि किस तरह से एक एक एड्रेस पे 100-100, 200, 300 वोट बनाए गए हैं, किस तरह सुबह 4 बजे उठ के कोई बंदा आता है डिलीट कर देता है, किस तरह से एडिशन कर देता है। और बिहार का आपके सामने एसआईआर के नाम के ऊपर आपने 65 लाख लोगों के वोट काट दिए और अपनी मर्जी से 20 लाख जोड़ दिए जो उनकी चाहते थे। तो ये चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसीलिए आज सड़कों के ऊपर लोग हैं। बिहार का चुनाव डिक्लेयर हो चुका है, संभवतः 6 और 11 नवंबर की डेट आई है, तो आपके सामने है। और हमें पूरा विश्वास है जिस तरह से राहुल जी के नेतृत्व के अंदर महागठबंधन के सभी नेताओं ने हजारों लाखों लोग सड़कों पे आकर के जो प्रदर्शन किया, हमारे नेता में विश्वास व्यक्त किया कि आने वाले चुनाव के बहुत ही परिणाम हमारे फेवर में आएंगे और निश्चित रूप से वहां की जनता के आवाज के ऊपर बिहार में आपकी महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। ये हमारा वोटर अब जागरूक हो चुका है। दूसरा, साथ साथ आप जानते हैं हम राजनीतिक लोग चुनाव देख करके वायदे कर देते हैं वोट लेने के लिए। आप जानते हैं जो बीजेपी के मुख्यमंत्री रहे 2 योजना, खट्टर साहब, अगर वो बहुत बढ़िया काम कर रहे थे तो क्या जरूरत थी उनको चेंज करने की, क्योंकि इनके पास ये रिपोर्ट आ चुकी थी कि खट्टर साहब के मुख्यमंत्री रहते हुए किसी भी हालत में बीजेपी नहीं आ सकती। तो इन्होंने उनको बदल करके नया मुख्यमंत्री दे दिया और नारे दे दिए, हर महिला को 2100 रुपए देंगे। अब ये तो हिसाब लगाए नहीं जल्दबाजी में, भाई कैसे देंगे। अब हरियाणा में तो लगभग 80 से 85 लाख महिलाएं हैं और अगर उनका आप हिसाब लगाएंगे तो आप देखिए हजारों करोड़ के अंदर जाएगा। तो कैसे संभव है, आप कैसे दे पाएंगे। फिर कहा नहीं हम 1 लाख की सीमा तक देंगे, फिर बाद में कहा नहीं 1,80,000 तक की देंगे। तो आपने कोई नीति नहीं बनाई है और आपने फैसला कर दिया कि हमें लाडो लक्ष्मी योजना क्या उसका नाम रखा है कि देंगे। तो इस तरह से ये एक धोखा है। और भी जो इन लोगों ने घोषणा की वो कोई भी घोषणा धरातल पे नहीं है। आप भाई पूछते हैं पत्रकार साथी कि 1 साल होने को आ रहा है, क्या किया है बीजेपी सरकार ने हरियाणा में, तो आपके सामने है। सबसे जो कमजोर वर्ग है हमारा एससी भाइयों का वर्ग है, वो आज महान दुखी है, गरीब गरीब होता जा रहा है। पिछड़ा वर्ग जो है हमारा बैकवर्ड भाइयों का, आप देखिए क्या हालत है उनकी, कोई उनके मतलब की कोई योजना नहीं है। बल्कि हमारी कांग्रेस सरकार में आदरणीय हुड्डा साहब जी के नेतृत्व वाली जो कांग्रेस सरकार थी 10 साल का,
कितनी हमने स्कीमें लागू की, कितनी वजीफे लागू करे, कितनी बड़ी बड़ी योजनाएं की, सरकार ने उठा के बंद कर दिया उनको। और आप याद करो उस कांग्रेस शासन के अंदर हरियाणा 1 नंबर के ऊपर होता था। पदक लाओ, पद पाओ, कितने हमने अधिकारी भर्ती कर दिए, डीएसपी लेवल तक के अधिकारी भर्ती करे। जोश था नौजवान। आज भी अगर हिंदुस्तान में हरियाणा अगर 1 नंबर के ऊपर आ रहा है तो वो हमारी नीतियों की वजह से आ रहा है, जो नीतियां हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने की थी, उसकी वजह से आज गांव का नौजवान मेहनत करना चाहता है, भाग दौड़ करता है, खेलों में रुचि लेता है। तो ये देखिए, और उस समय के अंदर कितना काम हुआ। हर क्षेत्र में ले लीजिए, चाहे बिजली की प्लांट हो, हेल्थ यूनिवर्सिटी बनानी हो, मेडिकल कॉलेज बनाने हो, और जितने भी कार्य थे हर चीज में हरियाणा को नंबर 1 बनाया। कोई ये बात नहीं है कि हम कांग्रेस के लोग ऐसी तारीफ कर रहे हैं, आप खुद हिसाब लगाइए निष्पक्ष तरीके से। हर आदमी खुश था, छोटा व्यापारी भी राजी था, कोई टैक्स की मार नहीं थी। किसान के ऊपर जो इस्तेमाल करता है, खाद है, बीज है, उन पे टैक्स नहीं था। आज तो जो औजारों के ऊपर भी टैक्स लगा दिया, पिछले दिनों दूध पे, दही पे, आटे तक पे लगा दिया गया था। जीएसटी नाम का टैक्स लगा दिया, जिसको हमारे नेता ने गब्बर सिंह टैक्स कहा, और आप उसी को आप कम करके सेलिब्रेट करना चाह रहे हो कि साहब बहुत बड़ी उपलब्धि हो गई हमारी। भाई लगाया किसने था? आपने जो लगाया था। और इतना बड़ा टैक्स डीजल पेट्रोल पर लगा रखा है आपने, क्यों नहीं कम कर देते? जब आप पड़ोसी देश में घूमने गए होंगे, आप श्रीलंका में, भूटान में, आपके नेपाल में, तो हमसे सस्ता डीजल है। हम पूछते हैं कैसे दे रहे हो? जी आपके हिंदुस्तान से आ रहा है। तो जब हम उनको दे सकते तो अपने देश के भाइयों क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि यहां टैक्स भारी मात्रा में लगा रखा है। जो कांग्रेस समय था उससे बहुत ज्यादा टैक्स इन्होंने लगा रखा है। तो ये सब बातें आपके सामने है। कानून व्यवस्था की बात बहुत जरूरी, लॉ एंड ऑर्डर की। आप याद कीजिए कांग्रेस के समय को, जब हमारी सरकार आपके बनी थी तो आदरणीय हुड्डा साहब ने एक बात कही थी कि भाई अपराधियों, क्या तो अपराध छोड़ दो, ये हरियाणा छोड़ दो। और उस बात का इतना असर हुआ प्रभारी जी, 10 साल में हरियाणा में अमन चैन रहा। हमारी बहन बेटी आधी रात को भी निकलती थी, कोई खतरा नहीं था उसके ऊपर। और आज क्या है? क्राइम आज इतने ज्यादा है कि कोई सुरक्षित नहीं। आपके सामने मनीषा कांड हुआ, आपके सामने रोजाना, आप तो खुद प्रेस के लोगों में क्या बताऊं, रोजाना पढ़ते जैसा लगता है क्या हो रहा है। अब कैसे अखबार में ये न्यूज आ गई, ये न्यूज आ गई, ये क्राइम कर दिया, धमकी मिल गई, रंगदारी हो गई, कोई जेल के अंदर से, कोई बाहर से, नेताओं को, दूसरे लोगों को, व्यापारियों को। तो ये चीजें हैं कि अपराध व्यवस्था के मामले में पूरी तरह से भाजपा सरकार, हरियाणा की सरकार, नायब जी की सरकार फेल है। एनसीबी के आंकड़े के हिसाब में भी क्राइम जो है देश में हरियाणा में 3रे नंबर के ऊपर है। एक साल में लगभग 2.25 लाख अपराध हुए हैं, जो मेरे पास डाटा है उसके मुताबिक। इसी तरह से जो भाजपा सरकार एक नारा देकर के आई थी कि हम नौजवानों को 2 करोड़ नौजवान प्रतिवर्ष रोजगार देंगे। क्या हालत है साहब नौजवान की आपके सामने? बेरोजगारी जबरदस्त बढ़ती जा रही, चरम सीमा के ऊपर है। और नौजवान बेचारा अपराध की तरफ जा रहा है, नशे की तरफ जा रहा है। और ये सरकार केवल झूठी वाहवाही लूटने के लिए कार्रवाई करती है, या थोड़ा कोई भर्ती निकाल दी चुनाव के पास में, अब आपका ग्रुप डी की निकाल ली है, ग्रुप सी की निकाल ली। अधिकारी को तो पता ही लगता नहीं, अधिकारी कहते हैं हरियाणा में योग्य अधिकारी नहीं है, बाहर से लाके भर्ती करते हैं। तो ये आपके सामने है। बेरोजगारी के मामले में पेपर लीक का आपने देखा, आपको आपकी सरकार है और पेपर लीक हो रहे, फिर आपका क्या? हमारे तो टाइम में हमने कोई सुना ही नहीं पेपर लीक हुआ हो। 30 पेपर लीक हो चुके हैं। हरियाणा सर्विस सिलेक्शन कमीशन का घोटाला आपने देखा कि दफ्तर में करोड़ों रुपए पकड़े गए। हर भर्ती में गैर हरियाणवी को प्राथमिकता दी गई, जो अच्छी बात नहीं। हाँ, हम सब एक देश के नागरिक हैं। कोई योग्य व्यक्ति हो पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे आ सकता है, स्वागत है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई एसडीओ भर्ती कर रहे हो, वो अधिकारी भर्ती कर रही हो, उसमें भी आप हरियाणा से बाहर के नौजवान, हरियाणा वाले कहां जाएंगे? इस बात पे भी हम इनकी आलोचना करते हैं। इसी तरह से और बेरोजगारी का जिक्र मैं कर रहा था कि पिछले 6 सालों में बेरोजगारी में हरियाणा पहले स्थान के ऊपर है। ये भी आप काइंडली इस चीज को नोट करें। अब आ गई मुख्य मांग किसान की। किसान जो हमारा, मैं समझता हूं, अन्नदाता है, और हमारी पार्टी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया। हुड्डा साहब खुद किसानों के बड़े पैरवीकार रहे, आपको पता है। स्वामीनाथन आयोग के बारे में क्या वायदा किया था भाजपा ने, और फिर उस वादे से पलट गई। मोदी जी ने क्या वादा किया था
कि किसान की आमदनी को 2022 तक दुगनी कर दूंगा। 23-22 चले गई, 23 चले गई, 24 चले गई, 25 जा रही हो। किसान तो ज्यादा कर्जदार होता जा रहा है। आप जानते हैं हरियाणा किसानों की बहुत बड़ी लैंड होल्डिंग नहीं है, खासतौर से जहां से मैं संबंध रखता हूं। छोटे छोटे किसान है, 1 एकड़ 2 एकड़ 3 एकड़ के, और सारे बेचारे कर्जदार है। सब लाल भाई हो रही है सबकी, क्योंकि सब बच्चों की पढ़ाई लिखाई इतनी महंगी हो गई है, बहन बेटी की शादी है, बात छूछक है, सब काम खेती से करता है, जो संभव नहीं हो पाता। किसान की कोई सूद लेने वाला नहीं है। इसी तरह से किसान के ऊपर बाढ़ की मार पड़ी, और बाढ़ की मार पे आप सरकार को मदद नहीं मिल पा रही। आज सुबह एक पत्रकार साहब पूछ रहे थे कि प्रधानमंत्री जी आएंगे, आप क्या मांग करोगे? मैंने कहा मैं तो यही मांग करूंगा कि हरियाणा को विशेष पैकेज दे। आप कहते हो मुझे हरियाणा के लोगों से बहुत प्यार है, मैंने हरियाणा में बहुत काम किया है संगठन में, तो आप प्रधानमंत्री हो पिछले इतने सालों से, तो आप हरियाणा के लोगों को ध्यान रखिए। तो पहले तो आपकी बाढ़ की मार रही, फिर एमएसपी नहीं मिल पा रही। कल भी मैंने बताया था कि एमएसपी हमारे राज्य में, आप हिसाब देखना कितनी भारी एमएसपी बढ़ाई गई थी हम लोगों ने उस समय। और अब नमी का बहाना बना करके जो खरीद से सरकार इंकार कर रही है, किसान मंडियों में परेशान है। खुद हमारे सीएलपी लीडर हमारे एलओपी होकर के आए हैं, हम लोग भी जाएंगे मंडियों में, पर्सनली किसानों से मिलेंगे, उनसे बात करेंगे। हमारी मांग है धान, कपास, बाजरा पर 200 से 500 रुपए तक प्रति क्विंटल बोनस सरकार घोषणा करे। तो ये चीजें आपके सामने थी मोटे तौर के ऊपर। मेरा अंत में यही मैं आपसे कहूंगा कि कांग्रेस का कभी नजरिया ये नहीं रहा कि केवल आलोचना करना है। हम आलोचना नहीं करना चाहते, हम सकारात्मक के लोग हैं। हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि जो संविधान हमारे बापू ने बनाया, बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने बनाया, ये बापू की धरती है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की धरती है। हम उस संविधान की रक्षा करना चाहते हैं। हमारे नेता राहुल जी बार बार यही कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे के अंदर है, संवैधानिक जो संस्थाएं हैं वो खतरे के अंदर है, वो सही काम ढंग से नहीं कर पा रही। इसलिए हम सब लोगों को, जो हम देश के नागरिक हैं, हरियाणा प्रदेश के नागरिक हैं, हम सबका दायित्व बनता है कि हम सब इस मामले के अंदर उनकी मदद करें, अपने संविधान की रक्षा करें, लोकतंत्र की रक्षा करें, और पूरी तरह से हमारी पार्टी की जो पॉलिसी है, नीतियां हैं, वो हम जन जन तक पहुंचाएं, और हर गांव लेवल तक, बूथ लेवल तक अपनी पार्टी को मजबूत करें। मुख्य रूप से यही मैं कहना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हमारी एआईसीसी की तरफ से हरियाणा के इंचार्ज माननीय हरिप्रसाद जी, और हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय नरेंद्र जी, हमारे जो सेक्रेटरीज हैं एआईसीसी की तरफ से बघेल साहब, प्रफुल्ला जी और जितेंद्र भारद्वाज जी हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट हैं, वह पत्रकार साथियों। देखिए, बात तो अध्यक्ष जी ने सारी बता दी, सारे मुद्दे उठा दिए। सवाल ये है, प्रजातंत्र में एक पक्ष होता है, एक विपक्ष होता है, तो लोगों ने हमारे को विपक्ष में बिठाया है। हम अपनी तरफ से पूरी मजबूती से जनहित के सवाल उठाएंगे। आज मैं धन्यवाद करता हूं राहुल जी का, खड़गे जी का और हरिप्रसाद जी का, इनका हाईकमांड का, कि एक संगठन 11 साल के बाद बना है। जिले के प्रधान बनाए हैं, अब ये अध्यक्ष बने हैं, तो जल्दी ही अपना गठन करेंगे पीसीसी का, क्योंकि पिछले 11 साल से तो पीसीसी का अकेला ही प्रेसिडेंट था, कोषाध्यक्ष भी ऑफिशियल नहीं था, कोई वो नहीं था, अकेले। तो ये चलता रहा। अब जो है ये जल्दी अपना संगठन बनाएंगे। संगठन एक शक्ति है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की। संगठन कितना मजबूत है ये, तो कांग्रेस का मजबूत संगठन बनाएंगे हम मिलकर, और लोगों की आवाज बनकर उभरेंगे। उभरे भी है, आवाज उठाई, अब के मजबूत है, हमारा विपक्ष मजबूत है। पीछे आपने विधानसभा में देखा, सरकार को मजबूर किया हमने 6 बार हाउस एडजॉर्न करने के बाद, जो कानून व्यवस्था पे जो मोशन लेके आए थे, एडजॉर्नमेंट मोशन, उनको एक्सेप्ट करना पड़ा। तो इसी प्रकार से अब शुरू हो गई हमारी लड़ाई जमीन पर भी, क्योंकि ये विफल सरकार है। जैसे इन्होंने कहा, भाई सरकार के क्या वो है,
सफलताएं क्या है, पैमाने क्या है किसी भी सरकार की, कौन सी सरकार अच्छी है? पैमाने हैं शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, कानून व्यवस्था, 4 मुख्य पैमाने हैं। अब 11 साल हो गए इस सरकार को, एक भी शिक्षा की संस्था नहीं लेके आया। आपको कोई अच्छी लेके आया तो बताओ। हमारी भी 10 साल सरकार रही कांग्रेस पार्टी की, आप पूरे प्रदेश से लगा लो शुरू। पंचकुला में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, कुरुक्षेत्र में देश का दूसरा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन जो कि अहमदाबाद के बाद ही है, करनाल में कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज, सोनीपत में आपका राजीव गांधी एजुकेशन सिटी जिसमें IIT भी है, नेशनल लॉ स्कूल भी है, निफ्टम भी है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी भी है, ये आपका अशोका यूनिवर्सिटी, कितनी यूनिवर्सिटियां हैं वहाँ, जिंदल यूनिवर्सिटी है। और सोनीपत में ही देश में आज़ादी के बाद पहला मेडिकल कॉलेज बना। एक था पहले आज़ादी से पहले दिल्ली में इरविन, जो केवल महिलाओं के लिए है, महिला यूनिवर्सिटी बनी। फरीदाबाद में मेडिकल कॉलेज बना, YMCA को यूनिवर्सिटी बनाया। मेवात में मेडिकल कॉलेज बना। गुड़गांव में देश की पहली डिफेंस यूनिवर्सिटी का शिलान्यास रखा। रेवाड़ी में इंदिरा गांधी जी के नाम से यूनिवर्सिटी, सैनिक स्कूल। झज्जर में एम्स, नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट। महेंद्रगढ़ में सेंट्रल यूनिवर्सिटी जिसमें मेडिकल कॉलेज भी होगा, लॉ कॉलेज भी होगा, सारे यूनिवर्सिटी होगा। आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज इनके नारनौल में, हमारे अध्यक्ष जी के हल्के में। और ऐसे तो बहुत मैं बता रहा हूँ, हर जगह मोटी मोटी बात बता रहा हूँ। और आप देखें रोहतक में IIM विजुअल आर्ट्स यूनिवर्सिटी, हिसार में लाला लाजपत राय से एनिमल साइंसेज की यूनिवर्सिटी, सिरसा में देवीलाल के नाम से 4 कमरों में यूनिवर्सिटी बना रखी थी, उसको राष्ट्रीय स्तर की हमने रिकग्निशन दिया, उसको किया। जींद में रणबीर सिंह के नाम से यूनिवर्सिटी, भिवानी में चौधरी बंसीलाल के नाम से यूनिवर्सिटी जिसमें मेडिकल कॉलेज भी हमने बनाया और यूनिवर्सिटी बनाई। इस प्रकार से आप देखो एजुकेशन हब बनाया। उससे पहले 2005 से पहले हमारे बच्चों को कर्नाटक या महाराष्ट्र जाना पड़ता था, इनके स्टेट में जाना पड़ता था इंजीनियरिंग के लिए। हरिप्रसाद जी, आपकी स्टेट में जाते थे हमारे बच्चे इंजीनियरिंग करने के लिए। और मेडिकल कॉलेज कुल एक था रोहतक, वो भी हरियाणा बनने से पहले। हमने एजुकेशन हब बनाया उसको। हर ये सरकार एक भी लाई हो कोई। आप हमारा स्टेट से कॉम्पीट करिए, अच्छा है, क्योंकि हमारा हर जिले में 5-5 इंजीनियरिंग कॉलेज है, हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज है। क्योंकि और एक पंचायत में बता दूं, एक ही पंचायत में 5 मेडिकल कॉलेज है, पंचायत में। बताओ, क्योंकि यही जाते थे ना हमारे बच्चे, वहीं तो जाते थे। इसी प्रकार से आज हालत ये कर दी, स्कूल में जाओ तो मास्टर नहीं, अस्पताल में जाओ तो डॉक्टर नहीं। यूनिवर्सिटी जितनी हमारी 50% जो है उनकी सैंक्शनड पोस्ट वो खाली पड़े हैं, टीचर नहीं है। तो दोनों शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर देख लो। इंफ्रास्ट्रक्चर में सरकार का काम होता है, हमने मेट्रो दिल्ली से बल्लभगढ़, दिल्ली से गुड़गांव, दिल्ली से भादरगढ़ मेट्रो बनाए। इन्होंने 11 साल में एक भी मेट्रो का पोल लगाया तो बता दो। रेलवे लाइन हमने क्या नाम सोनीपत से वाया भादरगढ़ बनाई आगे तक, और रोहतक से रेवाड़ी, और ये जो सीधी महम से होकर हिसार तक इन्होंने 1 इंच रेलवे लाइन नहीं बनाई। जितने नेशनल हाईवे हैं आज हरियाणा में 90% से ज्यादा हमारे टाइम के सैंक्शन मंजूर और लैंड एक्विजिशन है। इनकी सरकार ने तो एक नेशनल हाईवे के लिए ये लिख के दे दिया था कि हमारे को ये नहीं चाहिए। वो तो गडकरी जी के पास गया, जब मैं उनका धन्यवादी हूं, उनने कहा भी 1,000 करोड़ दे दो, जब ये नेशनल हाईवे बन के तैयार हो। ये कैंसिल। पहली स्टेट ये हरियाणा की ऐसी है जिसने खुद ही नहर को आट दिया हो। दादूपुर नलवी नहर, जो हमारा जमीन का वाटर टेबल इतने नीचे जा रहा है,
इन्होंने उसको बंद कर दिया। तो यह देखते तो 11 साल में मैं ये कह सकता हूं बेरोजगारी का देख लो, जबकि 2014 में हरियाणा प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर 1 था। आज बेरोजगारी में नंबर 1 है। अपराध देखो, कानून व्यवस्था, मैंने कहा चौथी चीज कानून व्यवस्था है। कानून व्यवस्था में आज जैसा अध्यक्ष जी ने कहा, क्राइम में नंबर 3 पर हम, और क्राइम अगेंस्ट वुमेन पे नंबर 4 में है पूरे देश में। देखो, क्राइम 2 किस्म के होते हैं, एक होता है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, एक होता है अनऑर्गेनाइज्ड। अनऑर्गेनाइज्ड क्राइम तो हमारे समय भी होते थे, बहुत थे, हो जाते हैं। वो होते हैं भाई भाई की लड़ाई हो जाए, मियाँ बीबी की लड़ाई हो जाए, रोड एक्सीडेंट हो जाए, ये सब अनऑर्गेनाइज्ड क्राइम। लेकिन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम तो गैंगस्टर, गैंग चलते हैं जो ऑर्गेनाइज्ड हो, जो धमकियां देते हैं, फिरौतियां मांगते हैं, कत्ल करते हैं और फिर अपना नाम डिक्लेयर करते हैं कि हमने ये काम किया। तो इस किस्म से अगर आप एसटीएफ की रिपोर्ट देखोगे तो हरियाणा में 60 गैंग काम कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कर रहे हैं 60, और पूरे देश में सबसे ज्यादा अनऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हरियाणा में हो रहा है। और इसी वास्ते मेरी रिपोर्ट नहीं है, होम मिनिस्ट्री की है कि हरियाणा सबसे ज्यादा असुरक्षित प्रदेश आज हरियाणा है। कोई अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस कर रहा। तो इस स्थिति में है, कई बार आपके साथी हमारे से पूछते हैं कि भाई आप इस सरकार को 10 में से कितने नंबर दोगे? 10 नंबर से 10 का नंबर उन्होंने कह रखा है, पत्रकार बंधु पूछते हैं, तो भाई उसका एक ही जवाब होता है, हमारा 0 से कम दे नहीं सकते हम। नहीं, कोई भी इनके सफल नहीं है। तो इनकी इस असफलताएं लेकर हम लोगों में लेके जाएंगे, जनहित की लड़ाई लड़ेंगे। इन्होंने कोई जनहित का फैसला नहीं किया। जैसे इन्होंने कहा कि हम किसान की आमदनी दुगनी कर देंगे 2022 में। किसान की आमदनी दुगनी नहीं हुई, लेकिन लागत दुगनी से ज्यादा हो गई। हमारे समय में ना डीजल पे टैक्स था, ना कीटनाशक दवाई पे था, ना ट्रैक्टर मशीनरी पे था। आज हर चीज पे लग के आप देख लो, डीजल का क्या भाव था, आज क्या लागत तो दुगनी होगी। खाद का क्या, खाद पे कोई टैक्स नहीं था, खाद की दुगनी कीमत होगी। आज लागत तो दुगनी हुई, किसान की आमदनी दुगनी नहीं। आमदनी क्या, ये ना बोनस दिया। मैं गया था करनाल अभी, वहां पर मंडियों में क्या हाल है। धान, मैं पूरी मंडी में पूछा उनसे तो भाई एक किसान आगे बता दो जिसको एमएसपी मिली हो। एक नहीं आया, ना करनाल में आया, ना घरौंडा में आया, ना कुरुक्षेत्र में आया। 3 मंडियों में कल परसों के आया था मैं कल। तो ये परिस्थिति है, किसान, गरीब आदमी, मजदूर, मतलब एक ही भी सफलता नहीं। हाँ, एक चीज में है सरकार, इवेंट मैनेजमेंट में। इवेंट मैनेजमेंट बहुत अच्छा करते हैं, करेंगे। हैपनिंग इन हरियाणा, गुड़गांव में करेंगे, कहेंगे 20 लाख करोड़ की, पता नहीं 14 लाख मतलब उसकी करोड़ की इन्वेस्टमेंट आएगी हरियाणा में। आई नहीं, 1000 करोड़ की भी अब तक। तो ये परिस्थिति है आपके सामने। तो इस बात को मैं कह सकता हूं कि हम सब मिलकर कांग्रेस को मजबूत बनाएंगे और लोगों के हित की लड़ाई लड़ेंगे। और आपसे भी मेरा निवेदन है कि आपकी भी हम चाहते हैं, आप भी हमारे को सहयोग करो। मीडिया प्रजातंत्र का एक मजबूत स्तंभ है। मीडिया फेयर होना चाहिए। ये जरूर है भाई, सरकार है उसको स्पेस ज्यादा देते हो। मेरा ये कहने का मतलब, उसको आप 100 स्पेस देते हो या एक पेज का आधा पेज देते हो, तो भाई 1/4 और 30% हमारा भी हक मिलना चाहिए। ये नहीं हमारे को तो इतना सा 4 लाइनें लगा देते हो और उनकी इतनी बड़ी बड़ी लगा देते हो खबरें। एडवर्टीजमेंट तो देते होंगे, वो ठीक है बात, आपको कोई बात नहीं, लेकिन प्रजातंत्र अगर मजबूत रखनी है तो आपको भी मजबूत रहना है। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।
वो एआईसीसी डिसाइड करेंगे, रहेंगे वर्किंग प्रोसेस तो रहेंगे। ये मैंने शुरू हो गया है, मैंने अभी बताया भी कि हमारा उद्देश्य बूथ लेवल तक कमेटी बनाएंगे, मंडल की कमेटी बनेगी, ब्लॉक लेवल की कमेटी बनेगी, और हमने वो काम स्टार्ट कर दिया है। हमने हमारे जिला अध्यक्षों की ड्यूटी लगा दी है, वो ग्राउंड तैयार करेंगे और अपना प्रपोजल बना के भेजेंगे, फिर हम पार्टी उसको नहीं, वो पीसीसी को भेजेंगे, नियुक्ति उनके हाथ में नहीं है, लेकिन हम संबंधित सब चेक करके बाकायदा, और उसके बाद में इसको हम विधिवत रूप से फिर आउट करेंगे। लेकिन अब कार्रवाई शुरू हो चुकी है, संगठन सृजन अभियान एक हरियाणा नहीं पूरे देश में शुरू हो चुका है। आप ये मान के चलिए, इस मामले के अंदर हमारे हाईकमान, हमारे नेता राहुल जी बहुत सक्रिय है। बहुत जल्द से जल्द बनाया जाएगा। नहीं, फिर आप ये लिखेंगे कि आपने इतना दिन बोला था, तो हम समझते जरूरत ही नहीं बोलने की, जल्दी मतलब अर्ली करेंगे, जैसे जैसे समय मिलेगा हमें, हम खुद चाहते हैं, क्यों हमारी बाजू है, जितना जल्दी बनेगा उतना काम होगा जी। नहीं चल रहा है, नहीं जरूरत नहीं है, वैसे हमारे पास तो है, आप लोगों के लिए चाहिए, दीजिए। सुन रहा है, कोई बात नहीं। अच्छा, तो दे दो भाई। हेलो, अध्यक्ष जी के हाथ बैटरी चार्ज। अध्यक्ष जी, जैसे आपने ओपनिंग रिमार्क्स में कहा कि राष्ट्रीय स्तर से इंडियन नेशनल कांग्रेस का वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान जारी है, हरियाणा में भी चल रहा है, पूरे देश में अन्य राज्यों में भी चल रहा है। आपके अध्यक्ष बनने से पहले चौधरी उदय भान जी थे, उनके टाइम में भी चल रहा था, और ये मुझे लगता है भी कंटिन्यू करेगा। अगर इंडिविजुअल व्यक्ति, कोई भी कांग्रेस का नेता प्रदेश की यात्रा निकालता हो, सब कोई भी नेता निकाल सकता है, उसको प्रदेश कांग्रेस के जैसे ब्रजेंद्र सिंह ने शुरू की है, क्या वो हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की यात्रा है या केवल ब्रजेंद्र सिंह की यात्रा है? ये जो यात्रा है, ये अध्यक्ष पद लेने से पहले शुरू हुआ है। एक कांग्रेस का, उसका इंडिविजुअल यात्रा है, कांग्रेस पार्टी का यात्रा नहीं है, मगर कोई कांग्रेसी उसमें शामिल होने के लिए कोई हमारा इतराज नहीं है। नहीं, मैंने ऐतराज नहीं पूछा, क्या ब्रजेंद्र सिंह की सद्भावना यात्रा व्यक्तिगत है या हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से यात्रा है? बस इसलिए मैं जवाब दे दिया ना, ये जो है यात्रा, उसका यात्रा है, कांग्रेस का यात्रा नहीं है, उसका हमारा कोई इतराज नहीं है अगर कोई कांग्रेसी उसमें जाने से। व्यक्तिगत यात्रा, ठीक 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 ठीक, वो ठीक है, हर एक आदमी राहुल गांधी के काम करता है, तो ऑफिशियली हमारे पास कोई कम्युनिकेशन नहीं है। अध्यक्ष जी, दूसरा, आपने संगठन सृजन के तहत अभी 11 साल में, जैसे बीके हरिप्रसाद जी आए तो उन्होंने कहा मैं बहुत जल्दी संगठन बना दूंगा, बनवा दिया। आपका एक बयान परसों आया था कि मेरी किसी ने सिफारिश नहीं की, मैं मेरिट पे बनाऊं, प्रदेश के लोगों से पूछा गया। क्या यह बयान तोड़ मरोड़ के पेश किया गया या कुछ वास्तविकता थी इसमें? क्या प्रदेश के किसी सीनियर नेता से नहीं पूछा गया? क्या बीके हरिप्रसाद जी प्रभारी, इनसे नहीं पूछा गया? क्या वो बयान ही गलत था? प्रभारी जी में क्या सुन लीजिए। नहीं, प्रभारी जी कह रहे इन्हीं से पूछो। नहीं नहीं नहीं, मैं तो पहले कहा था प्रभारी जी को, ये काम प्रभारी जी का है। अध्यक्ष जी को वो अथॉरिटी, बयान उनका था। अध्यक्ष जी को वो अथॉरिटी नहीं है, वो कैसा चुन लिया बोलने के लिए,
वो हमको पूछे जो बीच में है एआईसीसी और ये PCC प्रेजेंट का- बीके हरिप्रसाद जी को शिफ्ट कर दिया। एआईसीसी और पीसीसी का बीच में जो मैं हूं, एक प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष जब चुनते हैं, सीएलपी का जो नेता चुनते हैं, कुछ प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया के तहत हुड्डा जी का सीएलपी बने तो हमारा दिग्गज नेता लोग अशोक गहलोत जी, प्रताप सिंह बाजवा और अजय मकन आके उसका राय लेके गए थे। बाद में थोड़ा पीसीसी प्रेसिडेंट्स के लिए क्या करने, थोड़ा लंबा समय लग गया, तो हम हर नेताओं से बात करके, हुड्डा जी से भी बात किया है, दीपेंद्र हुड्डा जी से भी बात किया, सुरजेवाला जी से भी बात किया, शैलजा जी से बात किया, ब्रजेंद्र सिंह से बात किया और धर्मपाल मल्लिक जी से भी बात किया। हर जो हमारे कैप्टन अजय यादव जी से बात किया। कैप्टन अजय यादव जी, कैप्टन अजय यादव, हाँ, कैप्टन अजय यादव, दान सिंह, सब अपना अपना दावेदारी किया था। वो नहीं कहता हूं, दावेदारी सबके था, मगर चुनना एक ही है। जब दावेदारी सबका था, हम लोग बहुत मशक्कत करने के बाद जो हाईकमांड फाइनली डिसाइड किया है, जो राव नरेंद्र सिंह जी पीसीसी बनेंगे, सीएलपी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी बनेंगे, यही है। नहीं, वो तो क्योंकि थोड़ा बहुत अनुशासित रहते हैं हरियाणा वाले, इसलिए हम जल्द से जल्द 1 हफ्ता 10 दिन में डिसिप्लिनरी कमेटी चेयरमैन और कमेटी बनाएंगे, कोई वरिष्ठ नेता को बनाएंगे, वो इस मामले में वो देखेंगे। और एक बात बोलना भूल गया है, हम लोग एक स्टेट लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी बनाएंगे। स्टेट लेवल में पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी में बहुत सीनियर्स लोग रहेंगे। अगर जो भी चर्चा करना है, बोलना है, वो पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी में आके बोल सकता है। और जिले में भी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी होगा, जिला का जो नेताओं को लेके। तो इसलिए ये दोनों जो डिसिप्लिनरी कमेटी और पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी दोनों जल्द से जल्द बनाएंगे। अगर राव नरेंद्र सिंह जी सबसे और हुड्डा जी सबसे बात करके पदाधिकारियों का लिस्ट जल्दी दे दिया तो वो भी साथ हो जाएगा। ये डिसिप्लिनरी कमेटी और पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी हम करेंगे, बाकी पदाधिकारी जो भी है ये दोनों बैठ के सबसे बात करके हमको लिस्ट सौंप दिया तो हम बना देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी। ऐसा है, निवेश आए तो अच्छा है, लेकिन ये तो 11 साल से कह रहे हैं। और 2014 में जो जापान की पूरे देश में जितनी इन्वेस्टमेंट थी, 70% इन्वेस्टमेंट हरियाणा में थी पूरे देश की। तब कितना लेके आएंगे? कभी कह रहे थे ये फलाना ग्रुप लेके आ रहे हैं, वो सब ग्रुप कह रहे थे वो लेके आ रहे हैं, अभी तक तो आया नहीं। आएगा, कितना आएगा ये देखें टाइम में। नहीं सर, अध्यक्ष जी एक सवाल लास्ट ले लीजिए जरा। सर, हरियाणा कांग्रेस की बात हो रही है और अध्यक्ष जी का पहला ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आप भी प्रभारी के रूप में आए हैं। हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी का हमेशा से कहा जाता रहा है कि गुटबाजी होती रही। कल जैसा कि हम वीरेंद्र सिंह जो वरिष्ठ कांग्रेस नेता है, उनसे हमारी चर्चा हुई, बात हुई। उन्होंने कहा कि संगठन मजबूत बना है, अध्यक्ष जी काम करेंगे, हम लोग सब मिलकर काम करेंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी उनके रिश्ते में भाई लगते हैं, वो बड़े हैं। हमने सवाल किया कि भाई हुड्डा साहब के साथ मिलकर काम करना है, वो बोले कि मैं बड़ा हूं, हुड्डा साहब मेरे साथ मिलकर काम करेंगे, उनको वो पहल करनी चाहिए। इस पे क्या कहेंगे सर? कि ना वीरेंद्र सिंह जी एमएलए है, ना उसका बेटा एमएलए है। वीरेंद्र सिंह जी हमारा चौधरी भूपेंद्र सिंह जी सीएलपी का नेता है। वो जो एमएलएस के साथ जो सरकार को कैसा घेरना है वो काम करेंगे, उसमें सब साथ देना पड़ेगा।